इस जर्नी में अपना स्टेप रखकर शुरुआत की। स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन होगा पढ़ने का, बैठ के पढ़ रहे होंगे। पहली बार आपको फेलियर कब फील हुआ कि यार शशांक बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा? कभी ऐसा फील हुआ? और अगर फील हुआ आपने उस चीज को ओवरकम कैसे किया? फिर मैंने एक चीज डिस्कवर की कि मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन है। ओके। कि अगर आप गिर रहे हो फिर भी आपके पास समझने के लिए एक चीज है कि कल फिर उठ के उसी टेबल पे, उसी बिछावन पे और उसी जमीन पे आपको फिर से खड़ा होना है और चलना है। रोना होता है और आप हर कोई रोता है, मैंने भी रोया है अपने फेल अटेम्प्ट्स पे और सिर्फ पटक पटक के रोया, टू बी ऑनेस्ट। तो चीजें आती हैं ऐसे, फिर आपको दोबारा से खड़ा करना पड़ता है खुद को और चलना पड़ता है। तो इन नटशेल इफ आई वुड से कि मोटिवेशन ग्रेजुअली फेड डाउन हो जाती है, पर सर डिसिप्लिन अगर आपने क्रिएट किया है तो ग्रेजुअली और समडे होता है ना कि एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। बिल्कुल सही बोला। हम आपस में बहुत कनेक्टेड रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप 2 या 3 दिन पूरा परेशान थे अपने सीएससी के रिजल्ट को लेकर के, और फिर 2 दिन बाद आपको एक ये मिलता है कि यार शशांक ऑल इंडिया रैंक 57। जी, क्या मोमेंट था और सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू स्टडी फंडा। बहुत दिनों से प्लान कर रहा था कि कुछ ऐसी स्टोरीज आपके सामने लाई जाए जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जहाँ एक मोटिवेशन की कमी आती है कि हाँ यार, क्या हम अभी स्टॉप कर दें, क्या हम अभी रुक जाए, या हमसे अभी नहीं हो रहा, उन चीज़ों में आपको ऐसी स्टोरीज बहुत हेल्प करेंगी। मेरे साथ हैं आज शशांक, जिनको आप शायद जानते होंगे। पिछले 1 साल से ज़्यादा स्टडी फंडा के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ के लिए, उनकी हेल्प करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो शशांक सर ने सीएपीएफ 2024 में ऑल इंडिया रैंक 57 हासिल किया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है, क्या क्या हमको उनकी जर्नी से सीखना है, और स्क्रैच से बिल्कुल जानेंगे कैसे स्टार्ट किया, अर्ली लाइफ कैसी थी। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे और बहुत रो आज का ये वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शशांक, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सिद्धार्थ एंड थैंक यू स्टडी फंडा फॉर दिस प्लेटफॉर्म। शशांक मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैं बिल्कुल ना रो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ शशांक। ठीक है, बिल्कुल बचपन से 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि 10th क्लास के अंदर आप कैसे स्टूडेंट थे, कितने मार्क्स आते थे आपको, कितनी शरारतें करते थे, पेरेंट्स से आपको क्या क्या सुनने को मिलता था, पापा कितना डांटते थे, ये सब चीजें बताओ। जी, मैं घर में मंझला बेटा हूँ और हमेशा से थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि हम लोग बदमाश होते हैं और सबका बचपन बदमाशी में गुजरता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि पिताजी से अच्छी खासी डांट पड़ी है और मैं पढ़ने में ठीक ठाक ही था, अच्छे मार्क्स भी आते थे और सारी चीजें होती थी, पर हमेशा से ऐसा टीचर्स भी कहते थे कि ये बुक तो पढ़ता नहीं है, मार्क्स कैसे आते हैं। थोड़ा सा मतलब प्रभु श्री राम की कृपा से अच्छी ब्रेन थी, मैं कम चीजें पढ़ के और बेहतर मार्क्स ला पाता था। तो अच्छे मार्क्स थ्रू आउट रहे, पर बदमाशियां कम नहीं रही और पिताजी उस कारण से हमेशा डांटते भी रहे और भैया भी और छोटा भाई भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी डांट लिया करता है मेरी गलतियों पे। शशांक, स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से हो, थोड़ा सा अपना एक यहाँ पे कहाँ पे ब्रोन एंड ब्रॉट अप, वो कौन सी जगह है? जी, मैं छपरा बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा या आप कह लें कि अर्ली स्कूलिंग भी छपरा बिहार से ही हुई है। हालांकि मेरा स्कूल जो एफिलिएटेड नहीं था, वो वाराणसी से उसने फॉर्म भराई थी, तो मेरे एग्जाम्स वहाँ पे होते थे। तो लेकिन जो क्लासेस थी वो छपरा में ही लगी और बहुत वक्त तक मतलब बहुत ही खुशनुमा माहौल जो हमने छपरा में पाया है, मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी और मेरे एग्जाम्स में वो छपरा की एक्सपीरियंस भी दिखती है। बिल्कुल। तो क्लास 10th में आपने कौन सी स्ट्रीम चूज की? क्लास 10th में मैं साइंस का स्टूडेंट था और अच्छा खासा स्टूडेंट था आई थिंक। हालांकि जो हमारे जो फाइनल मार्क्स थे वो थोड़े बेहतर नहीं आए, क्योंकि हमारे जो 9th के मार्क्स थे वो जुड़े नहीं बिकॉज ऑफ सम स्कूल शफलिंग। पर लेटर ऑन आई एक्चुअली रिक्लेम्ड माय पोजीशन इन माय क्लास एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास। वाओ, ग्रेट। शशांक, जब भी हम ना छोटे होते हैं ना, तो हम लोग ये चीज बहुत पहले डिसाइड करते हैं, जैसे ऊपर एरोप्लेन जा रहा है तो पापा पायलट बनेंगे। श्योर। ठीक है, कोई फौजी साइड से निकल रहे हैं, कोई ऑफिसर निकल रहा है, तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ यार, हमारे भी कंधों पे वो 3 सितारे होने चाहिए, वो वर्दी होनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए। जी। हम अगर किसी टीचर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक टीचर बनना है, एक प्रोफेसर बनना है, या फिर वट जो भी। तो क्लास 10 तक आपकी मेंटेलिटी कैसी थी कि आप क्या बनना चाहते थे, कि आपके दिमाग में क्या था कि मेरे को क्या बनना है, और आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि शशांक को हमें क्या बनाना है? जी, हमेशा से पिताजी के भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं और आपके खुद के भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और पेरेंट्स आपको हमेशा से पुश करते हैं द वे दे पुश यू टू बिकम बेटर ऑलवेज। और मेरे पिताजी ने बोला था कि तुम्हें जो स्ट्रीम चूज करना है तुम चूज करो 10th के बाद, पर तुम्हें एक बेहतर इंसान जरूर बनना है।
सो मैं हमेशा आपसे ये कह सकता हूँ कि जब मैंने 10th पास करी और 10th के बाद सारी चीज़ें मेरी हुई, तो मैंने पीसीबी चुना, क्योंकि वो बचपन से डॉक्टर्स को देखना और डॉक्टर्स के आले को देखना और उनके तरीके को देखना, कैसे वो पेशेंट्स को डील करते हैं, वो मुझे हमेशा इंटाइज करती थी। सो मेरा हमेशा से ख्यालात में और हमारे एक्सपेक्टेशंस में भी था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। हालांकि वो ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पाए, पर प्रभु श्री राम की दया से आज एक नया ड्रीम फुलफिल हुआ है। बिल्कुल। तो अभी आपने बताया एक नया ड्रीम फुलफिल हुआ है, ये कब आपको पता चला कि हाँ यार एक सीएपीएफ के लिए मेरे को तैयारी करनी है या फिर इस फील्ड में जाना है, सीएससी हो या फिर सीएपीएफ हो, इस कैटेगरी की आपके दिमाग में कब आई? क्योंकि आपने शुरुआत एक मेडिकल से की थी जी। क्योंकि अगर आपको उस टाइम ये चीज़ पता होता कि हाँ भाई मेरे को आईएएस बनना, आईपीएस बनना है या फिर सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो आप शायद आर्ट्स के साथ जाते या फिर किसी और सब्जेक्ट को भी आप चूज कर सकते थे। वाई, मतलब कब आपको पता चला कि हाँ यार इस फील्ड में भी मेरे को जाना है? जब मैंने 12th में नीट दिया और मैं नीट नहीं क्लियर कर पाया, मुझे प्राइवेट कॉलेजेस मिलते थे और मतलब आई एडमिट कि आई वाज नॉट दैट गुड एट नीट। सो थोड़े कम मार्क्स आते थे मुझे और नहीं मिलते थे अच्छे कॉलेजेस, तो मैंने ड्रॉप्स लिए थे। फिर मुझे पता चला कि आई हैड गुड मार्क्स इन माय 12th, तो उसके बेसिस पे मुझे डीयू में एडमिशन मिल सकता है। सो आई थॉट कि क्यों ना इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ा जाए। बिल्कुल। सो आई गॉट एडमिटेड इनटू रामजस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस। सो वहाँ पे जाके मैं एक्सपोज हुआ टुवर्ड्स डिफरेंट एग्जामिनेशंस। उसके पहले आई वाज सो डम, क्योंकि मुझे पता था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ही फील्ड्स होते हैं, और खासकर छोटे इलाकों में जैसे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल की ज्यादा वैल्यू भी है। हालांकि आजकल ये बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स थोड़ा प्रचलन बढ़ा है और भी चीजों का, और लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बन रहे हैं, पर उस टाइम पे दो ही ये फील्ड काफी प्रचलित थी। आपको पता है कि जेनजीज और मिलेनियल्स के लिए बहुत बड़ी चीज है। सो वो चीजें नहीं करने के बाद मैं रामजस आया। रामजस में आने के बाद मैंने चीजें सीखी और डिफरेंट इवेंट्स और लीडरशिप इवेंट्स को अटेंड करते वक्त मुझे पता चला कि सबसे अच्छा लीडरशिप पोजीशन आपके लिए कुछ हो सकता है, तो वो होता है सिविल सेवा। और सिविल सेवा में जब यूपीएससी के आप नाम सुनते हैं तो दो बड़े एग्जाम्स आपके नजरिए में आते हैं, तो यूपीएससी सीएसई दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और यूपीएससी सीएपीएफ दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड इन सीएपीएफ। हाँ, वो जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। श्योर। इनका सीएपीएफ में हुआ और तब क्या एक मोमेंट था और उस टाइम इनका स्टेज क्या था। उससे पहले शशांक मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो कॉलेज लाइफ थी, 3 साल आपने जाकिर हुसैन कॉलेज में आपने किया? नहीं, रामजस कॉलेज। सॉरी रामजस कॉलेज से। और स्ट्रीम क्या थी आपकी? जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी ऑनर्स से बीएससी आपने किया, ठीक है। उस टाइम आप क्या करते थे? मतलब आप उन 3 सालों में, देखो कॉलेज की साल ऐसी होती है जिसमें इंसान अपना फ्यूचर और अपना करियर बना भी सकता है और बहुत ज्यादा बिगाड़ भी सकता है। जी बिल्कुल। आपने अपने कॉलेज लाइफ में क्या क्या सीखा और उन 3 साल को आपने कैसे यूटिलाइज किया? मतलब पढ़ना कब शुरू किया? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने कॉलेज को काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। मैं डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज में था, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ मुझे पता है कि मुझे स्किल सेट्स की जरूरत बहुत पड़ेगी, क्योंकि आप एक ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पे आपको उतना एक्सपोजर नहीं है, ना ही सोशल मीडिया पे और ना ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेके। तो जब रामजस में आए और आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि एक पोएट्री नाम की भी चीज होती है, डिबेटिंग भी होता है, आप डिफरेंट इवेंट्स कंडक्ट करा सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने वो सारी चीजों को देखा तो मैंने डिफरेंट स्किल सेट्स पे लर्न करने का ज्यादा फोकस किया, रादर दैन मतलब और सारी बदमाशियां करने के बजाय। और साथ ही साथ मैंने अपने पढ़ाई पे भी बराबर फोकस करी। मुझे यूनिवर्सिटी में रैंक 3rd आया है अपने सब्जेक्ट के अनुसार, और उसमें भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो इवेंट्स मैंने कंडक्ट कराए तो मेरी स्किल सेट काफ़ी अच्छी हो गई थी, मैनेजमेंट स्किल अच्छी थी, और उसके बाद भी बातचीत करने का या आपको कैसे डिलीवर करते हो चीज़ों को, वो सारी चीज़ें मैंने रामजस कॉलेज से सीखी, और फिर मैं एज अ स्विच किया था मैंने। ओके, तो आपने अपनी सीएससी की जो जर्नी है वो कब स्टार्ट की? पढ़ना कब शुरू किया कि हाँ यार मेरे को अब सीएससी करना है? जी, तो 2021 में जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आई हैड 2 चॉइसेस, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन मिल सकती थी। दो आई ट्राइड फॉर दैट, मुझे मिल भी गया एडमिशन, पर मैंने फ्लंक कर दिया। और फिर पापा ने बोला कि अब कुछ बेहतर करना है, और मन में भी चाह थी कि बेहतर करना तो है। भैया भी हमेशा बोलते रहते थे कि तुम्हें करना है छोटू, मतलब मेरे घर का नाम छोटू है, सो वो हमेशा से मुझे पुश करते रहे।
तो फिर वो चीज़ अचानक से मुझे ऐसे पता चला कि यार अब मुझे एक डिटेल्ड जर्नी प्लान करनी पड़ेगी और डिटेल तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ेगा। फिर मैंने 2021 के दिसंबर में सारी किताबें इकट्ठा करी और सीखना चालू किया, समझना चालू किया कि कैसे सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो मैंने 2021 में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दिसंबर में सारी किताबें खरीदी। खासकर हर बच्चा सबसे पहले लक्ष्मीकांत खरीदता है, तो मैंने भी लक्ष्मीकांत खरीदी, फिर स्पेक्ट्रम और फिर कारवां शुरू हुआ। ग्रेजुअली मैंने सारे सब्जेक्ट्स समझने शुरू किए और फिर बहुत सारी चीज़ें जीवन में आगे हुई। ठीक है शशांक, सबसे किसी भी जर्नी में, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप होता है टू स्टार्ट। या आपने जो वो टू स्टार्ट वाली चीज़ें हैं कि कब हाँ यार अब करते हैं, पहली चीज़ होती है आपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ यार करना है। दूसरी चीज़ होती है कि उसको किताब खोली और पढ़ा। वो मोमेंट कब था कि हाँ यार अब बुक लेके बैठे हैं? वो क्या मोटिवेशन आपने अपने दिमाग में लेके आए कि हाँ यार शशांक ये चीज़ करनी है और स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हम लोग अपने दिमाग में बहुत सी चीज़ें प्लान करते हैं कि यार हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, फलाना ढिमकाना, बट हम लोग किसी भी चीज़ को शुरू नहीं कर पाते हैं। तो आपने किस मोटिवेशन के साथ स्टार्टिंग में, क्या मोटिवेशन था आपके पास या फिर क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको स्टार्ट कर गई ये चीज़ें और आपने पेन उठा लिया या किताबें उठा ली और शुरू कर दी पढ़ाई? जी, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बताऊं तो जो मेरी फेलियर थी क्लास 12th में कि मैं नीट क्रैक नहीं कर पाया और अपने पुराने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया, तो इस बार जो मैंने ड्रीम देखी तो एक प्रॉमिस थी खुद के साथ कि यार ये तो करना है और बिना किए जीवन सफल नहीं कहलाएगी। और वो पिताजी कहते हैं ना हमेशा कि इंसान अच्छा बनना है और इंसान अच्छा बनने के लिए आपको खुद के वैल्यूज और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और खुद के साथ किए गए प्रॉमिसेस निभाने पड़ते हैं। तो वही सबसे पहली मोटिवेशन थी। फिर पिताजी का आपको हर रोज कहना कि बेटा करना है तो अच्छा कुछ करना है, और फिर भैया भी कहते हैं कि छोटू तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं और कैपेबिलिटीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उन कैपेबिलिटीज को मैं कैश इन करने की कोशिश करी। और पहला दिन मुझे आज भी याद है, दिसंबर का वो ठंडे का महीना था जब मैं किताब लेके बैठा था और लक्ष्मीकांत मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, पर ग्रेजुअली आई ट्राइड टू ग्रैब दैट, आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट। और फिर वो एक सिलसिला चालू हुआ जिसमें बहुत सारी किताबें और बहुत सारे जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स, साथ साथ मैगजीन्स मैंने पढ़े। और वही होता ना कि आपका एंकर हमेशा से आपका अंदर का एक प्रॉमिस होता है, और प्रॉमिस मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर खुद से किया है तो उसको फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज वो चीज होता है कि आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो। सो वो प्रॉमिस फाइनली राम जी के दया से फुलफिल हुई है। बहुत बढ़िया। जब आपने अपनी 2021 में ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हुई और आपने इस जर्नी में अपना स्टेप रखा, शुरुआत की, स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन रहा होगा पढ़ने का, बैठ के पढ़ रहे होंगे। पहली बार आपको फेलियर कब फील हुआ कि यार शशांक बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा? कभी ऐसा फील हुआ? और अगर फील हुआ तो आपने उस चीज़ को ओवरकम कैसे किया? और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं या फिर एक पॉडकास्ट बना रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया तो आप ये बातें बोल रहे हो। तो जो उस टाइम ओरिजिनलिटी जो आपके दिमाग में थी वो आप बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल इसे कैंडिडेट की तरह ही ले रहा हूँ। और सच्चाई ये है कि सब किसी को एक मोटिवेशन जो शुरू की होती है ना, मैंने हमेशा अपने प्रॉमिस की बात करी है, तो उस प्रॉमिस को लेके मैं चला तो जरूर था, पर हर किसी का मोटिवेशन फेड डाउन होता है। बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल मेरा ही होता है, इवन सीएसई के टॉपर्स होंगे, सीएपीएफ के रैंक 1 भी सेम चीज कहेंगे। मोटिवेशन पीक करती है आपको 3 से 4 महीने आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, नई चीजें पढ़ते हो, जब आप सीखने लगते हो तो आपको समझ में आने लगती है कि मैं और कर सकता हूँ, तो ठीक है आपको प्रमोट करती है आपकी चीजों को करने के लिए। पर उसके बाद एक डिप आता है, सबके जीवन में एक डिप आता है, और वो पहला अटेम्प्ट देने के बाद अगर आपकी चीजें नहीं होती हैं तो आपको लगता है कि यार ये डिप तो खराब हुई, और फिर आपका वो सेल्फ मोटिवेशन ब्रेक होता है, और अच्छा खासा ब्रेक होता है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कोई गॉड गिफ्टेड इंसान होगा जो ये कहेगा कि उसकी वो मोटिवेशन ब्रेक नहीं हुई, क्योंकि हर एक इंसान अपने डिप्रेसिव फेज के साथ जीता है और उसको ओवरकम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग बेहतर हुए हैं जीवन में उन लोगों ने उस फेज को ओवरकम किया है।
वही फेज मेरे लिए भी आया जब मेरा पहला अटेम्प्ट सीएसई नहीं हुआ। और मतलब पर वो एक मोटिवेशन इन डिस्गाइज भी था जब उसके मार्क्स एक साल के बाद आए। सो आई फेल्ट कि मैं अपने कट ऑफ से केवल 10 मार्क्स नीचे था। इवन विद मतलब दिस मच तैयारी, बहुत कम तैयारी जो हुई थी मेरी, उसमें मैं देखा कि मैं कट ऑफ से सिर्फ 10 मार्क्स नीचे हूँ। सो आई थॉट कि आई कैन डू इट, आई हैड दैट मच कैपेबिलिटीज और मेरे पास वो समझ तो आ गई थी। तो वो चीज़ वापस से फिर चली, फिर एक और अटेम्प्ट में फेल होता हूँ, फिर मोटिवेशन फिर गिरती है। फिर मैंने एक चीज़ डिस्कवर की कि मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन है। कि अगर आप गिर रहे हो फिर भी आपके पास समझने के लिए एक चीज़ है कि कल फिर उठ के उसी टेबल पे, उसी बिछावन पे और उसी ज़मीन पे आपको फिर से खड़ा होना है और चलना है। रोना होता है और आप हर कोई रोता है, मैंने भी रोया है अपने फेल्ड अटेम्प्ट्स पे और सिर पटक पटक के रोया, टू बी ऑनेस्ट। तो चीज़ें आती हैं ऐसे, फिर आपको दोबारा से खड़ा करना पड़ता है खुद को और चलना पड़ता है। तो इन नटशेल अगर इफ आई वुड से कि मोटिवेशन ग्रेजुअली फेड डाउन हो जाती है, पर सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपने क्रिएट किया है तो ग्रेजुअली और समडे होता है ना कि एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। वही चीज़ है। तो जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, इट डजेंट मैटर कि आप कितना पढ़ रहे हो, इट मैटर्स कि आप कंसिस्टेंटली और एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ रोज पढ़ रहे हो। सही बोला? श्योर। अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर आप 5 दिन भी या 6 दिन भी प्रॉपर मेहनत कर रहे हो तो ये समझ लो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। शशांक, सीपीएफ की जर्नी पे आते हैं जी। सीपीएफ एग्जाम को जब आपने एक्सप्लोर किया तब आपने उसका सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखा होगा। बिल्कुल। और क्या क्या उस सिलेबस में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। मैं अभी पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले पेपर 1 को आपको देख करके क्या चीज़ फील हुई कि यार ये पेपर डुएबल है, क्या क्या इसमें पूछा गया है? आपका फर्स्ट एनालिसिस क्या था एग्जाम को लेकर के? देखिए, जब मैं सीपीएफ एग्जाम से एक्सपोज हुआ और मैं उसको समझने लगा तो सबसे पहले मैंने अपने पीवाईक्यूज 5-6 साल के उठाए और फिर मैंने ये पाया कि इसमें सीएसई का पेपर 1 और पेपर 2 दैट इज सीसेट दोनों कंबाइन करके एक ही साथ पूछ लिया जाएगा। आपके पास 125 क्वेश्चंस हैं जिसे आपको करना है एक लिमिटेड टाइम में। बिल्कुल। और आपको ऑलमोस्ट सीएसई का पैटर्न है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े मतलब नीचे लेवल के आ जाए, पर ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो 95% 90% की सिमिलैरिटी होती है। सो ग्रेजुअली मैं उसके पूरे के पूरे पैटर्न को समझने लगा और मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं सीएपीएफ भी अच्छे से कर सकता हूँ। तो फिर आपने एक और अपने लिए ऑप्शन बनाया, अपने सीएसई के साथ साथ आप सीएपीएफ भी देना चालू कर दिए। ठीक है। डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ सब्जेक्ट वाइज, जब आपने देखा होगा कि भाई साइंस आता है, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, डिफेंस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा पोर्शन ऐसा है जो सबसे आपको ऐसे लगा यार शशांक यहाँ थोड़ी इशू आ सकता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जी, मैं पर्टिकुलरली अपने केस में कह सकता हूँ ये बात कि मुझे कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी एक्सेप्ट मैथ्स। और जैसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2-3 सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है, मेरे लिए हमेशा से ये था कि मैथ्स में मैनेजेबल लेवल तक कर लेता हूँ। 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन अगर आए हैं तो मैं 15 या 16 बनाऊंगा, 11 या 12 ठीक हो जाएंगे। और तो मेरे लिए मैथ्स ही एक हर्डल था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स क्योंकि मुझे पढ़ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था तो मैं बेहतर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ पाता था और चीज़ें समझ लेता था, पर मैथ्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। इससे पहले इन्होंने एक बात बोली अभी कि एज सच मेरा कोई सब्जेक्ट इतना वीक नहीं था या फिर मुझे मुश्किल नहीं लगा, और दैट्स वाई ही इज़ 57 रैंक। क्योंकि जब सीएपीएफ के लिए सर बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं, और आपको तो पता है, आप 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हो, स्टूडेंट्स को आपने देखा है कि कैसे वो तैयारी करते हैं, उनको बहुत गाइड भी किया है। तो बहुत से बच्चे हैं जो सोच रहे हैं सर हम इस पोर्शन को स्किप कर दें, सर हम ये चीज़ स्किप कर दें, कि हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ ले, कि हम 3 सब्जेक्ट पढ़ ले, साइंस पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर, क्या हमारे क्वेश्चंस क्रैक करके हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो जब आप ओवरऑल बात करते हो तो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक दिन होता है एग्जाम का, डी डे जिसे हम कहते हैं,
तो उस दिन जरूरी नहीं है कि आपके बेस्ट सब्जेक्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आ जाए जो आपको आते हों। बिल्कुल। और मेरे लिए ऐसा लगता था मुझे कि पॉलिटी अच्छा आ जाएगा या हिस्ट्री अच्छी आ जाएगी या प्रोबेबली अगर आप देखें तो साइंस आप कर लोगे। तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके तरकश में बहुत सारे तीर हैं जो आप हिट कर सकते हो। पर उस दिन अगर वो लक्ष्य आपके लिए मुश्किल आ गया और वो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मुश्किल आ गए तो आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओ क्योंकि आप वो स्किप करके गए हो। तो मेरे लिए वही था कि आप सारे पढ़ के जाओ, इक्वानिमिटी लेके आओ, सारे सब्जेक्ट्स में एक बराबर लेवल पे लेके जाओ और जो भी क्वेश्चन आए उन्हें श्रद्धा भाव से और बराबर तरीके से अप्रोच करो। आप ये मत भेदभाव करो कि मुझे पॉलिटी आता है तो मैं पॉलिटी पे ही सोचूंगा। मेरे लिए पूरा पेपर एक समान था। वो 125 क्वेश्चन आपको मेक और ब्रेक सिचुएशन में डालते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए और सारे सब्जेक्ट्स को समझिए। अब मेरे लिए मैथ्स हर्डल था तो मैं मैथ्स को सोचा था कि लास्ट में कर लूं। समटाइम्स मैंने आगे भी पहले भी करा है, पर सारे सब्जेक्ट्स को एक नजरिए से देखने का मतलब ये होता है कि आप बराबर टाइम डिवोट करते हो और बहुत ही आसानी से आप उस चीज को पकड़ पाते हो, क्योंकि आप बार बार आपको मेंटल शिफ्ट नहीं करना पड़ता कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री है, ये पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। अलग अलग थॉट प्रोसेस से आप सॉल्व करने की जब कोशिश करते हो वो भी आपका टाइम अच्छा खासा लेती है। और जब जब आप दिमाग स्विच भी करते हो तो आपकी वो मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी इफेक्ट जरूर होती है। मुझे ऐसा फील होता है, एटलीस्ट इन माई केस। आप भी अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो बेहतर ये हो कि आप एक नजरिए से सारे क्वेश्चन को देखिए। मैं इन क्वेश्चन को एनिमी तो नहीं कहूंगा, पर हाँ ये बहुत अच्छे लक्ष्य हैं आपके लिए और सारे मछलियों की आंख सेम ही होती है, तो आपको उस तरीके से ही अपने लक्ष्य को भेजना है। बिल्कुल। आपका पेपर 1 का स्कोर कितना था? इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 153 और इस अटेम्प्ट में मुझे 123 मार्क्स आए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में 153 मार्क्स से पेपर 1 में जी, और सेकंड अटेम्प्ट में पेपर 123। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्या रहा आपका, क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मतलब काफी अच्छा स्कोर कर लिया था। आई गेस कि अगर मैं फिजिकल्स अपने क्लियर कर लेता तो प्रोबेबली मैं टॉप 10 रैंक लेके आता, क्योंकि मेरे पेपर 2 के मार्क्स काफी अच्छे थे जो कि 101 मार्क्स थे। तो मैं फिजिकल से आउट हुआ क्योंकि आई वाज क्वाइट ओवरवेट, अराउंड 90-92 kgs, और मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रनिंग के लिए चला गया था। सो आई डिडंट गेट थ्रू 100 मीटर इटसेल्फ और मैं 100 मीटर्स में ही आउट हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक बहुत ही ब्रूटल फीलिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं पहला बंदा था पूरे सीजन का आउट होने वाला 2023 वाले साइकिल में। आपको अपनी बॉडी पे भी साथ में काम करना होगा, अपना रूटीन, अपना डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन करके चलना होगा कि आप अपना हेल्थ भी मेंटेन करें, क्योंकि जब आप सब कुछ कर लेते हैं और सिर्फ इस रीज़न की वजह से आप अपना सिलेक्शन है या क्वालिफिकेशन है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत हर्ट होता होगा। बिल्कुल, वही पापा ने सुना है? हाँ, पापा ने सुना ये बात। और खा खा के मोटे हो गए हो, दौड़ नहीं रहे हो, रेस तुमसे 100 मीटर रेस नहीं हो रही है। हाँ, वो बहुत ही बुरी फीलिंग थी कि आप मतलब इतनी अच्छी भारी शरीर लेके और आप दौड़ नहीं पा रहे हो, वो भी 100 मीटर्स विद इन 16 सेकंड, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तो बहुत कम है। और इवन अगर आप योयो टेस्ट वगैरह भी सुने होंगे, आई डोंट थिंक कि मैं उस बॉडी स्ट्रक्चर के साथ योयो टेस्ट भी पास कर पाता, जो कि हालांकि इसका पार्ट नहीं है, पर क्रिकेट देखने वाले लोग इस बात को जानते होंगे कि योयो टेस्ट तो कभी नहीं हो पाती उस बॉडी के साथ। पेपर 2 की बात करते हैं। श्योर। सबसे ज्यादा जो डर लगता है, देखो सीएपीएफ के लिए तैयारी कौन करता है? क्या तो एक सीएससी का एस्पिरेंट या फिर एक सीडीएस का एस्पिरेंट। हाँ, और इनको सबसे ज्यादा डर लगता है पेपर 2 से। तो आपने पेपर 2 को कैसे संभाला? क्या मतलब कैसे आपने किया पेपर 2 को? स्टार्टिंग में इनिशिएट कैसे किया पढ़ना? और स्टार्टिंग में आपको कुछ डर नहीं लगा कि यार क्या क्या चीजें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? हाँ, क्या मतलब लिखना शुरू करना, ये सब चीजें। जी, मेरी जो राइटिंग स्किल्स हैं बाय गॉड्स ग्रेस, राम जी की दया से बहुत अच्छी रही है शुरू से ही। मैं बहुत ही वक्त से कविताएं और बहुत सारे प्रोज लिखा कर रहा हूँ और मुझे एसेज लिखना ऐसे भी बहुत पसंद है। तो मेरे लिए राइटिंग स्किल्स थोड़ी हर्डल कम थी, इंग्लिश भी थोड़ी ठीक ठाक थी। रामजस कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया भी, और आप वहाँ पे कविताएं लिखते लिखते बहुत सारे कंपटीशन जीतते वक्त आप अपने स्टैंडर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं कि इस लहजे में तो कविताएं लिखनी है और इस लहजे में कहानियाँ और एसेज लिखने हैं। सो मेरे लिए एसेज थोड़े हर्डल नहीं रहे और पेपर 2 भी हर्डल नहीं रहा। मुझे थोड़ा बहुत ग्रामर पे काम करना पड़ा, क्योंकि ग्रामर बेसिकली भी जो स्पीकिंग ग्रामर होता है और जो एक्चुअल ग्रामर होता है जो कि सीएपीएफ के पेपर 2 में आती है, वहाँ पे थोड़ी सी कमियां मेरी थी। इसको मैंने बेहतर किया एंड आई गेस कि मतलब मैं हमेशा
जब मैं, क्योंकि वो बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने जब आके चेक किया है दोनों अटेम्प्ट में मेरे, तो मुझे 23 मार्क्स और 24 मार्क्स आए आउट ऑफ 25, क्योंकि ग्रामर पे मैंने काफ़ी अच्छे से काम कर लिया था। सो फॉर दैट मैटर ओनली कि मुझे पहले बार के अटेम्प्ट में 101 आया और इस अटेम्प्ट में 105 आया था, जो कि काफ़ी अच्छी स्कोर मानी जाती है। मुझे एक बात बताओ, श्योर। मैंने आपसे पूछा कि पेपर 1 में क्या डिफिकल्ट लगा, आपने बोला नहीं मेरा सब अच्छा था। मैंने बोला कि आपका पेपर 2 में क्या, मेरी गॉड ग्रेस, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओवरऑल सीपीएफ में मेरे को बता दो क्या प्रॉब्लम आपको आई और आपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, ताकि कुछ स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ यार ये प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, राइटिंग स्किल्स में आपको, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी राइटिंग स्किल्स ठीक है। एक होती है कि नॉर्मेटिव राइटिंग होती है और शब्द संयोजन होता है, अगर आप हिंदी में बोले तो, कि आप शब्दों को कैसे रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और कैसे बातों को लिख पा रहे हैं या कन्वे कर पा रहे हैं, वो मेरी अच्छी थी। पर उसमें आपको कंटेंट फिल इन करना पड़ता है, आपको डिफरेंट स्कीम्स डालने पड़ते हैं, डिफरेंट आपको डेटा डालना पड़ता है, वो सब इकट्ठा करने में थोड़ी मेहनत तो लगती है। वो चीज़ें करनी ज़रूरी है, मेरे लिए वो थोड़ी सी चैलेंजिंग थी, क्योंकि मुझे डेटा याद नहीं रहते हैं, ठीक है। सो मैं वो चीज़ डेटा याद करने की कोशिश करता हूँ। एंड उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी जर्नी में मेरे लिए सबसे खतरनाक और सबसे ड्रेडेड कोई स्टेज था, तो वो स्टेज है फिजिकल्स, क्योंकि अगेन इस अटेम्प्ट में मैंने ऑलमोस्ट 22 केजीज लूज किए थे। 92 से ऑलमोस्ट मैं 69 पे गया था ऑन माई फिजिकल डे। सो फॉर दैट मैटर मेरे लिए फिजिकल स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। और फिर इंटरव्यू वाज लाइक इट्स माई पर्सनैलिटी एंड आई फेल्ट कि मुझे डिफरेंट जगह पे खुद को टेस्ट कर लेना है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में या सिचुएशंस में अपने टेम्परामेंट को। तो कह सकता हूँ कि इंटरव्यू भी सेकेंडली मेरे लिए थोड़ा टफ था और फिजिकल मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफेस्ट था। एक इंसिडेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। जब पहली बार मैं शशांक सर से मिला तो मेरे को बहुत मतलब गोलू मोलू टाइप से मिले थे हम लोग, और तब तक आई गेस इनकी फिजिकल की डेट्स नहीं आई थी। और उसके बाद एक दो बार बीच में और मिले, और उसके बाद मैं इनसे मिला दिसंबर के अराउंड, तब इनके फिजिकल्स आने वाले थे या शुरू हो चुके थे। और तब के शशांक में और जो पहली बार शशांक से मिला था बहुत डिफरेंस था। पूरा इतना पतले हो गए थे और इतना प्रॉपर इन्होंने अपने आप को इतना बर्न किया है ना उन डेज में फिजिकल के लिए, तो दिख रहा था कि हाँ यार ये वो शशांक नहीं है जिससे मैं पहले मिला था। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है। देखो हर बच्चे के लिए, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे सर फिजिकल हम कर देंगे एग्जाम निकलवा दो, तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। शशांक अब थोड़ा सा रिजल्ट पे आ जाते हैं। रिजल्ट अराउंड आई गेस 13 जून को आया था। 13 जून को आया, 13 जून को आया था, शाम में 6 बजे, शाम को 6 बजे। और उससे एक हफ्ते पहले की स्टोरी बात करते हैं, क्या चल रहा था। इंटरव्यू आपका हो चुका है, आप सीएससी के लिए आई गेस प्रिपेयर कर रहे थे, मई में आपका सीएससी का एग्जाम था जी। क्या था वो थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करो। 2 जून को मेरी इंटरव्यू थी, उसके पहले मई के एंड में सीएससी भी हो गई थी। सो सीएससी में बहुत होपफुल था, आई डोंट नो हाउ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार सीएससी नहीं क्रैक कर पाया। लास्ट ईयर जबकि मैंने मेंस दी थी और मैं ऑलमोस्ट 13 या 15 मार्क्स के रेंज के कारण मैं बाहर हो गया था लास्ट ईयर, मेंस मेरा क्रैक नहीं हो पाया था। सो आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट और होपफुल था कि इस बार तो मेंस क्रैक हो जाएगी, मतलब मैं मेंस का प्रिपेयर कर चुका था ऑलरेडी। बट सीसैट मेरी बहुत बुरी गई आई गेस की, क्योंकि इस बार थोड़ा मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था, मैं अपने स्टेट के भी मेंस दे रहा था, सो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था और मेरा पेपर 1 का स्कोर काफी अच्छा आ रहा था, तो मुझे उम्मीद था कि मैं कर सकता हूँ इस बार भी, पर नहीं हुआ। 2 जून को इंटरव्यू हुई और फिर 10th या 11th जून इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीएससी का रिजल्ट आया एंड आई फ्लंक दैट, और मेरा रिजल्ट नहीं था उसमें। सो मैं काफी डिप्रेस था ऑलमोस्ट 2 दिनों तक। इट वाज लाइक एक डेड एंड की तरफ मैं बढ़ गया था, बहुत बुरा लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से। सो वो एक डिप्रेसिंग फेज थी मेरे लिए 2 दिन की। एंड टू बी ऑनेस्ट 13 को जब रिजल्ट आई तो सिद्धार्थ भाई ने कॉल करा था मेरे को कि शशांक तुम्हारा रैंक 57 आया है, और मैं तब सो रहा था क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल। और फिर मैं उठ के पूछा कि सीरियसली
और फिर मैंने बोला फोन रखो, मुझे चेक करना है। क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मुझे आज भी कभी कभी लगता है कि एक ड्रीम है जिसे जी रहा है इंसान। बहुतों की ड्रीम हो सकती है, एग्जाम मेरे लिए भी एक ड्रीम थी, और अभी भी लगता है कि ये रैंक 57 वाकई में एक ड्रीम है। और बिलो 100 रैंक लाना विद इन 60, ये एक होता है ना कि डिवाइन ग्रेस की तरह है आपके लिए। आप सोचते हो कि चलो पीडीएफ में नाम तो आ जाएगा, 450 पे भी आ जाए तो अच्छी बात है, पर विद इन 100 लाना इट्स लाइक भगवान की एक असीम कृपा रही कि वो चीज़ आई। और भाई ने बताया कि भाई रैंक 57 आया, मैंने 10-12 चैनल्स खोल के पहले तो पीडीएफ चेक करे टेलीग्राम पे कि क्या सच में आया है क्या, क्योंकि एक फेक पीडीएफ भी चल रहा था 2-3 दिन पहले जिसमें मेरा नाम नहीं था, और आई गॉट शॉक कि यार फिर से कुछ हो गया क्या। मतलब बहुत सारी चीजें अजीब हो गई थी उन दिनों, तो वो सारी चीजें थोड़ी प्रॉब्लम पड़ गई थी। ठीक है, आपने अपना रैंक देख लिया, जी 57 रैंक आया है, देन क्या आया दिमाग में मतलब पहली बार? क्योंकि 2 या 3 दिन, क्योंकि हम आपस में बहुत कनेक्टेड रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप 2 या 3 दिन पूरा परेशान थे अपने सीएससी के रिजल्ट को लेकर के, और फिर 2 दिन बाद आपको एक ये मिलता है कि यार शशांक ऑल इंडिया रैंक 57। जी। क्या मोमेंट था, और सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया, अंदर से क्या फील हुआ आपको? भाई सबसे पहले तो तुमने ही मुझे इन्फॉर्म किया था। हाँ। सो वो सबसे खुशी की बात है कि भाई बैठ के पॉडकास्ट कर इन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी किया था। फिर मैंने सबसे पहले तो मैं आधे घंटे की मैंने सेशन ली है रोने की, ठीक है, क्योंकि मुझे रोना था। और फिर मैंने पापा से बात करी, और पापा मेरे थोड़े वैसे से हैं, बहुत ही इक्वानिमस रहते हैं, और थोड़ा बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं उनको फील होता। तो पापा ने बोला बहुत अच्छे की बात है, ऐसे ही तरक्की करो और बेहतर करो। फिर मैंने भैया को बताया, भैया भी मतलब एकदम वैसे ही टिपिकल भैया, बहुत ही शांति से उन्होंने इस चीज़ को लिया। मैं थोड़ा खुश हुआ, फिर मैं तुमसे मिलने आया, फिर बाकी ऑफिस के कॉलीग से मिला और सर से मिला, फिर सारी चीज़ें हुई, और थोड़ा बहुत 2-3 दिन तक पार्टी का मूड रहा। और हाँ, 2-3 दिनों तक रातों को नींद नहीं आई थी, क्योंकि पहली बार आप हर रोज ऐसे सुबह उठ के आप पीडीएफ खोल के देखते थे, अच्छा ये मेरा नाम है क्या, फिर आप उसको रात भर देखते थे और सोते नहीं थे। सो ये मतलब जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत 2-3 दिन गुजरा उस टाइम पे, और आई गेस कि आज भी वही चीज़ें गुजर रही हैं। ठीक है, एंड आई बिलीव शशांक, दैट। एग्जाम से पहले और रिजल्ट के बाद बहुत से चेंजेस आए होंगे आप में भी और सोसाइटी के नज़रिए में भी। जी। पहले लोग आपको एक एस्पिरेंट, या फिर एक ऐसा लड़का जो 4-5 साल से घिस रहा है अपने आप को, या फिर लगा हुआ है, उस नज़रिए से आपको देखते थे। और जब आपका रिजल्ट आ चुका, आप ऑल इंडिया रैंक 57 हो गए, तब आप सबकी नज़रों में हीरो बन गए कि यार लड़के ने मेहनत बहुत की थी, लगा हुआ था। कैसे कैसे लोग आपको मिले, और मतलब क्या मेंटलिटी है लोगों की आपके प्रति एग्जाम से पहले और रिजल्ट के बाद? जी, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में बहुत तरीके के लोग हैं, और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सब तरीके के लोग मिलेंगे, जिसमें से कुछ लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पुश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से भाई भी एक है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी पैर भी खींचते रहेंगे। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन जर्नी आई फील कि मुझे दोनों तरीके के लोग मिले हैं। आगे बढ़ाने वाले लोग कम मिले हैं ऑफ कोर्स, और पैर खींचने वाले ज़्यादा। तो प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने भी खुद को बहुत लिमिट कर लिया था, और बहुत कम लोगों से बात करता था इसी वजह से। और फाइनली आफ्टर रिजल्ट्स उन लोगों ने भी आके कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है जिन लोगों ने कभी पैर खींचने की कोशिश करी थी। दो आई नो कि उनके अंदर एक अजीब सी कुंठा होगी, एक कोफ्त होगा कि पता नहीं कैसे इसका एग्ज़ाम निकल गया। टू बी ऑनेस्ट मैं भी यही जानता हूँ कि भगवान की दया से ही निकला है, नीचे से करने से तो कुछ नहीं होगा जब तक से ऊपर से आपके लिए आशीर्वाद नहीं बरसेगी। बिल्कुल। शशांक, कैसी लाइफ चल रही है अभी? लगभग रिजल्ट को आए हुए आई गेस 4-5 महीने हो गए हैं। जी, 4-5 महीने नहीं, 2-2.5 महीने, 3 महीने। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 3-4 महीने जो भी है। अभी क्या चल रहा है जिंदगी में? कॉन्फिडेंस कैसा है आपका, और क्या अभी आगे के प्लान्स हैं? मैं हमेशा से यही चीज़ बिलीव करता हूँ कि सक्सेस आपको कॉन्फिडेंस तो देती है, पर वो कॉन्फिडेंस आपको एक क्रिएटिव पर्सन बनाए और एक क्रिएशन की तरफ लेके जाए, ना कि आपको सुपर प्राउडी और एक एटीट्यूडो बनाए। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपने उस प्राउड को, एक सेल्फ प्राउड को
चैनलाइज कीजिए और क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाइए। तो ये कॉन्फिडेंस तो बढ़ी है, ऑफ कोर्स आई कुड से दैट। और उसके बाद जीवन काफ़ी अच्छी चल रही है भगवान की दया से। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी, भाई के साथ भी बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में 60% आपको सेटिस्फैक्शन और 40% आपको एक पुश और एक कदम और की तरफ बढ़ना चाहिए। तो यही वो जीवन में 40% एक कदम और बढ़ने की कोशिश चल रही है। और साथ ही साथ मैं फोर्स एलोकेशन का भी वेट कर रहा हूँ। दो आई हैव चोजन ITBP एज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, सो मैं श्योर हूँ, पर फिर भी एक प्रोसेस बढ़ता है तो आपको अच्छा ही लगता है कि आप उस वर्दी के एक कदम और करीब जा रहे हो। बिल्कुल। और जो सपने आप लोग देख रहे हैं, जो सितारे आप लोग अपने कंधों पे चाहते हैं, वो सितारे शशांक सर उस जर्नी से पूरा गुजर चुके हैं। और सर एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, मैं भी आपके तरह ही स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं सही बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही आइडियल स्टूडेंट नहीं था। डिसिप्लिन मेरी इस तरीके की थी कि अगर मैंने खुद से प्रॉमिस कर दिया कि मैं इस वीक में खुद को 70 घंटे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा किसी भी हाल में उस पूरे वीक में 70 घंटे निकालने हैं। अगर एक दिन मैं पूरा का पूरा दिन मूवी देख गया, गेम खेल गया या बाहर चला गया, सो वो 6 दिन में मुझे मेकअप करनी होती थी। तो आपका वीकली टारगेट होता है कि आप 70 घंटे, 65 घंटे आप अपने एफिशिएंसी और कैपेसिटी के अनुसार देख सकते हैं, या 60 घंटे या फिर 55 घंटे। समटाइम्स मैं किसी वीक में 40 आवर्स का भी मैं टारगेट लेके चलता था कि यार 4 घंटे पर डे चल लेगा, या 8 घंटे पर डे चल लेगा, 5 दिन के लिए चल लेगा, 2 दिन में ऑफ ले लेता हूँ। सो आप खुद की एक टारगेट बनाइए, और पूरे वीक की टारगेट बनाइए, पूरे मंथ की टारगेट बनाइए। कुछ ऐप्स हैं, फॉरेस्ट ऐप है या फिर कुछ और ऐसे पोमोडोरो ऐप्स हैं जिसपे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने पूरे वीक में कितने घंटे पढ़े हैं। सो पर डे में आप 4 घंटे की स्लॉट सुबह लगा लीजिए, 9 से मतलब 2 या 1 ऐसे, और फिर शाम में खेल के, घूम के या फिजिकल एक्टिविटीज करके, क्योंकि एक इंटीग्रल पार्ट है इसका, वो सब करके आइए। और फिर 8 बजे से 12 बजे की एक स्लॉट लगाइए, पूरे दिन का 8 घंटा पूरा। और फिर आप फ्री हैं रील चलाने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, मूवीज देखने के लिए और मस्ती भी करने के लिए। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा आपका बर्डन भी रिलैक्स्ड रहेगा। और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तब तक तो आपको हार्डकोर पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स खुद को कर सकते हैं और ये सिस्टम फॉलो कर सकते हैं जो कि मैंने फॉलो किया था। मैं कविताएं भी लिखता था, और मुझे जर्नलिंग की शौक नहीं थी, पर हाँ मैं अपने अंदर की फीलिंग्स को कविताओं के जरिए बयां करता था। तो वो कविताएं कभी मैं आपके साथ साझा करूंगा जरूर। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपको रिलैक्स्ड मोड में रह के और आसान एक पद्धति के साथ और एक छोटे टारगेट्स के साथ, जैसे कि आपको 70 घंटे की टारगेट हो या 60 घंटे की टारगेट हो वीकली, ऐसे के साथ आपको काम करना चाहिए और थोड़ा दिमाग को रिलैक्स रखना चाहिए और दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, सो दैट आप जो चीज़ पढ़ें वो आपको ज़्यादा समझ में आए। आधे घंटे की चीज़ पढ़ना और फुल फोकस के साथ पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, rather than reading 5 hours with no focus and no attention और with stressed mind। So वो चीज़ आपको थोड़ी बेहतर करनी पड़ेगी, और आशा है कि आप इन सारी बातों को समझेंगे और अपनी तैयारी को थोड़ा रिलैक्स मोड में आके करेंगे। मुझे नहीं लगता कि 14 घंटे की पढ़ाई और 20 घंटे की पढ़ाई जो चलती है, मुझे लगता है कि वो सिटिंग है rather than स्टडीज़। 8 घंटे की आप अपने जीवन का 1/3 हिस्सा दे रहे हो किसी भी एग्ज़ाम को, अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे दे रहे हो तो, और 1/3 हिस्सा काफ़ी होता है आपको एक आसान और एक कॉमन इंसान से एक बेहतर और एक स्पेशल इंसान बनाने के लिए। सो नॉलेज के लिए भी पढ़िए और एग्ज़ाम के लिए भी पढ़िए, दोनों फोकस होना इम्पॉर्टेंट है। शशांक, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच भाई। आपने जो भी चीज़ें अचीव की हैं अभी तक, उसमें आप अपना देखो, मेरा मानना ऐसा है, प्योरली मेहनत आपकी है, सेक्रीफाइसेस आपके पेरेंट्स के हैं। श्योर। तो आप अपना क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? और ऑफ कोर्स मैं अपनी क्रेडिट पापा को और बड़े भाई को और छोटे भाई को देना चाहूँगा, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम, द ट्रायो ऑफ द सपोर्ट सिस्टम हैज़ मेड मी व्हाट आई एम टुडे। और यहाँ बैठने के काबिल बनाने वाले भी यही 3 लोग हैं। पापा मुझे अगर पुश नहीं करते और भैया पुश नहीं करते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। और डिप्रेस होने पे जब छोटे भाई को मैं कॉल करता था, सो छोटे भाई भी ऐसे फ़ोन करके, भैया तुमसे हो जाएगा यार, कर लोगे,
वो होता है ना, छोटा भाई आपको हमेशा अपने आइडियल की तरह देखता है, तो छोटे भाई हमको आइडियल की तरह देखते थे और पुश करते थे, भाई करना, हो जाएंगी ना चीज़ें। सो वो चीज़ें, कुछ अच्छे दोस्त रहे हैं, सिद्धार्थ भाई हैं और कुछ और भी लोग हैं जो मुझे हेल्प किया करते थे। कुछ मेरे पुराने कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी रही हैं जिन्होंने मुझे इस जर्नी में हेल्प किया है। तो उन सब का शुक्रिया है, इन सबको ही क्रेडिट जाता है जो मुझे हेल्प करते हैं और समझाते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इन सब के कोशिशों के बावजूद और इन सब के कोशिशों के कारण ही मैं इस जगह पे आके बैठा हूँ और शायद इस पॉडकास्ट का हिस्सा भी हूँ। सो थैंक यू भाई तुमको भी, और थैंक यू टू ऑलमाइटी एंड माय डैड एंड माय बिगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर, और काफ़ी सारे जो दोस्त हैं हमारे जीवन में, इन सबको। आप लोग जितने भी बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो आप जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, एक चीज़ हमेशा आप अपने दिमाग में रखना कि आपके लिए आपके पेरेंट्स बहुत पीछे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उस रिस्पेक्ट को अपने दिमाग में हमेशा लेके चलना कि हाँ यार, हमें हमारे लिए नहीं तो एटलीस्ट हमें हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। स्टडी फंडा अभी आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया सर को साथ में जुड़े हुए। सर मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन, मतलब ऑनेस्ट आपका एक रिव्यू चाहूँगा अबाउट स्टडी फंडा, कि बिल्कुल ऑनेस्ट देना कि आप हम स्टडी फंडा को किस तरीके से बच्चों की हेल्प करते हैं, या फिर आपको कैसा लगा हमारा इकोसिस्टम स्टडी फंडा में जो भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वो। जी, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ वर्किंग स्पेस ऑल्सो और एज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, आई फील कि जो एक स्टूडेंट मोटिवेटेड माइंड्स हैं जो ना यहाँ पे, जो आपको हर कोई यहाँ पे यही सोचता है कि स्टूडेंट को कैसे एक्स्ट्रा दिया जाए, उन्हें अब एक परिवार की तरह डील करते हैं और समझते हैं कि उनकी क्या नीड्स हैं। और बिकॉज हम लोग हर एक बच्चे के साथ इमोशनली और पर्सनली जुड़ते हैं, तो उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं, और उसके छोटे छोटे जो एग्ज़ाम के एक होता है ना कि सबका एक पर्सनल वीकनेस होता है, एक अजीब सी उनके प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सबको हम लोग का समझना और उसे बेहतर करना एक एक बच्चे के साथ लग के। इवन जो लोग हमारे साथ संकल्प टेस्ट में जुड़े थे वो लोग भी अग्री करेंगे इस बात से कि मैं और रितिशा मैम और सिद्धार्थ सर, हम लोग बैठ के एक एक चीज़ कर रहे थे सबके साथ, सबकी क्या डिमांड्स हैं उन सबको मीट करना, उनके प्रॉब्लम्स को देखना, उनके एक एक टॉपिक को समझाना। 1-1 घंटे डिस्कशन एक्स्ट्रा लेते थे हम, हर एक पेपर का डिस्कशन होना, और शाम शाम तक बैठ के हम लोग बात करते थे। सो मुझे ये लगता है कि ये जो स्टूडेंट मोटिवेशन है ना, स्टूडेंट के प्रति जो हमारा इंटेंट है काम करने का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आई फील दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट आई एम हियर सपोर्टिंग ऑल ऑफ देम। और मैं एक सपोर्टिंग रोल में एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस पूरे प्रोसेस का, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं इस चीज़ के साथ जुड़ा और स्टडी फंडा को और समझ पाया। क्योंकि एक टाइम था कि मैं टेबल के उस साइड था, आज टेबल के इस साइड हूँ, आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। सो आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर दैट। और टू बी ऑनेस्ट, kudos to the institution and kudos to the system which they have created. Thank you so much स्टडी फंडा। चलिए शशांक, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भाई, थैंक यू पापा सो को मच। कॉल आ रहा है, मिस नहीं कर सकते। मिलते हैं आप सभी से फिर Yeah. कभी दूसरे वीडियोस में। थैंक्स अ फादर लॉट, साहब इज इम्पोर्टेंट। बाय बाय बाय।